मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स, जिसकी हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो रासायनिक बलगतिकी का लेक्चर 1, रासायनिक बलगतिकी का लेक्चर 1 जिसकी अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके क्लास 12th में चैप्टर फॉलो होता है, जो कि आपके नीट एग्ज़ाम, आईआईटी एग्ज़ाम के लिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए, इसके अलावा जेट, आईसीआर और अन्य साइंस रिलेटेड जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, सब में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से लगभग हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर न्यूमेरिकल आता है। अब इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसमें जो मैं न्यूमेरिकल सोल्व करने का मेथड दूंगा आपको, वो बहुत ही इजी मेथड होगा। उसमें मैं फार्मूला जो है वो यूज़ नहीं करूँगा। मोस्टली न्यूमेरिकल्स के अंदर कोई फार्मूला यूज़ नहीं करूँगा और आपको डायरेक्ट आंसर दूंगा कि आंसर कैसे निकालना है। तो इससे समझने के लिए अंत तक जुड़े रहें। बहुत ही शॉर्ट मेथड के अंदर मैं आपको न्यूमेरिकल के क्वेश्चन के आंसर सोल्व करवाने वाला हूं। और 12th स्टूडेंट से मैं निवेदन करूंगा कि ये जो वीडियो है ये मैं कम्पिटिटिव फोकस पर बना रहा हूं, इसलिए इसमें आंसर निकालने के बहुत ही शॉर्ट मेथड होंगे। 12th के लिए इस चैप्टर का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, जिसमें पूरी डिटेल के साथ आंसर निकाला होगा, क्योंकि 12th स्टूडेंट्स को जब नंबर लेने होते हैं तो उसमें फिर हमें डिटेल मेथड फॉलो करना होता है। लेकिन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब हम बैठते हैं तो हमें सिर्फ आंसर की ज़रूरत होती है। तो ये जो वीडियो है मैं पूरी तरह कम्पिटिटिव फोकस पर ही बना रहा हूँ। फिर भी 12th के स्टूडेंट इस वीडियो को देखें और कैसे आंसर निकालना है शॉर्ट के अंदर उसे समझें। तो टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम। सबसे पहले 2 तरह का वेग होता है, एक औसत वेग, एवरेज रेट, और एक तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस रेट। एक औसत वेग और एक तात्क्षणिक वेग, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। औसत वेग क्या है? एक जनरल से एग्जांपल से मैं आपको बताऊं। मान लो आपने 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में क्रॉस करी। 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में क्रॉस करी, तो अब अगर आप वेग निकाल रहे हैं 60 किमी प्रति घंटा, तो ये औसत वेग है। एवरेज रेट निकाला है आपने 60 किमी प्रति घंटा। क्या आप जिस साधन पर सफ़र कर रहे थे, जिस बस पर या जिस कार में सफ़र कर रहे थे, वो एक ही स्पीड से चल रही थी, 60 किमी प्रति घंटा के हिसाब से ही चल रही थी? तो बिल्कुल नहीं। कभी उसकी स्पीड बढ़ी होगी, कभी उसकी स्पीड घटी होगी, कभी उसने स्टेशन आया होगा तो वहाँ अपनी गाड़ी रोकी भी होगी। तो वो स्पीड जो थी वो लगातार बदल रही थी। इसलिए औसत वेग जो है वो बेटर नहीं माना जाता, सही नहीं माना जाता औसत वेग को। क्यों? क्योंकि औसत वेग में, जैसे फिर एग्जांपल दे दूं, मैंने 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में क्रॉस करी, तो मैंने औसत वेग निकाला तो 60 किमी प्रति घंटा आया। पर जो साधन था वो हर समय 60 किमी प्रति घंटा के हिसाब से नहीं चल रहा था। कभी उसकी स्पीड बढ़ रही थी, कभी उसकी स्पीड घट रही थी। तो इसलिए तात्क्षणिक वेग जो होता है उसे ही बेटर माना जाता है। तात्क्षणिक वेग को एक पर्टिकुलर टाइम पर, निश्चित समय पर देखा जाता है। तो इसके लिए बस में एक स्पीडोमीटर लगा होता है जो स्पीड मेज़र करता है। उसमें अपने देखते हैं, मान लो वो स्पीडोमीटर की जो सुई है वो 80 पर है, तो इसका मतलब उस समय पर जो बस की स्पीड है वो 80 किमी प्रति घंटा है। ये उसका तात्क्षणिक वेग है। निश्चित समय पर जो वेग होता है उसे तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस रेट कहा जाता है। ऐसे ही स्पीडोमीटर की सुई मान लो 30 पर है, तो इसका मतलब उस समय तात्क्षणिक वेग 30 किमी प्रति घंटा है। क्लियर? तो ये फ़र्क होता है इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट के अंदर, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग में। अब है क्या, फार्मूला दोनों का सेम है। औसत वेग है अभिकारकों या उत्पादों की
सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और टाइम ड्यूरिंग चेंज। अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। सेम यही फार्मूला तात्क्षणिक वेग के लिए होता है, सिर्फ हल्का सा फर्क होता है समय का। इसमें समय बहुत ही कम समय के लिए तात्क्षणिक वेग मापा जाता है और ये 4 घंटे 5 घंटे बाद औसत वेग मापा जाता है। खैर अपने इस पे न्यूमेरिकल देखने हैं मेन तो, जो बिल्कुल इजी मेथड मैं आपको देने वाला हूं, तो थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बने रहिए तो औसत वेग के न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो जाएंगे। अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। सांद्रता को हम लिखते हैं C से, परिवर्तन के लिए लगाते हैं डेल्टा। सांद्रता को C से, परिवर्तन के लिए डेल्टा, बटे परिवर्तन में लगा समय डेल्टा T। C क्या है? सांद्रता, डेल्टा बता रहा है परिवर्तन को, और T टाइम है, जो टाइम पूरा लगा है अभिक्रिया के दौरान टाइम चेंज आया है, तो डेल्टा T। तो डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। अब शुरू में क्या होते हैं, हमारे पास अभिकारक होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, वो बदलते हैं प्रोडक्ट में। तो अभिकारक बदलता है किसमें? उत्पाद में। तो शुरू में हमारे पास अभिकारक ज़्यादा होते हैं, शुरू में हमारे पास अभिकारक ज़्यादा होते हैं और उत्पाद होता ही नहीं। जैसे उदाहरण दे दूँ, मान लो आपने चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए आपको दूध चाहिए, चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, तो ये सारे अभिकारक हैं। शुरू में आपके पास इनकी मात्रा ज़्यादा होती है लेकिन चाय नहीं होती। धीरे धीरे आप जब इनसे चाय बनाते हैं, यानी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इनकी मात्रा जो होती है वो घट जाती है। दूध अगर आपको से 1 किलो था तो आधा किलो रह जाएगा, 3 पाव रह जाएगा, बाकी क्या आपने चाय बना ली। शुरू में चाय नहीं थी आपके पास, तो धीरे धीरे क्या हुआ, चाय की मात्रा बढ़ी, यानी उत्पादों की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है। क्यों? क्योंकि अभिकारक बदलते हैं किसमें? उत्पाद में। अभिकारक जब उत्पाद में बदलते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, अभिकारक घटेंगे और उत्पाद क्या होगा, बढ़ेंगे। तो अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ घटती है तो निशान लगाया जाता है माइनस का, और उत्पादों की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है तो निशान लगाया जाता है प्लस का। इसलिए औसत वेग को प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T से दिखाया जाता है। जहाँ प्लस बताता है अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन को, प्लस बताता है उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन को, क्योंकि उत्पाद बढ़ते हैं, प्लस बढ़ने को बता रहा है। और माइनस जो है, माइनस का जो साइन है वो बताता है अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन को, क्योंकि अभिकारक घटते हैं। तो माइनस जो है वो अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन को, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और प्लस जो है वो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को बता रहा है। क्लियर? अब चलते हैं आगे। हमारे को कोई अभिक्रिया दे देता है, मान लो वो 2A + B = 3C, 2A + B = 3C। इसमें उसने मेरे को कहा कि इसका औसत वेग लिखिए, तो मैं क्या लिखूंगा, वेग बराबर A के लिए लिखूंगा। पहले तो A क्या है, पहले तो ये सोचना है अभिकारक है या उत्पाद है। तो ये एरो का निशान है, इसके लेफ्ट साइड वाले रिएक्टेंट होते हैं और राइट साइड वाले प्रोडक्ट होते हैं। ये उत्पाद है, ये दोनों अभिकारक हैं। क्लियर? A अभिकारक है, अभिकारक के लिए निशान माइनस का। जो मल्टीप्लाई में अमाउंट है, डिजिट है, 2 है, उसको डिवाइड में ले आए 1/2। A की सांद्रता को बड़े ब्रैकेट से में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, तो ये A के लिए वेग लिख दिया मैंने। गुना वाली राशि भाग में, अभिकारक है तो माइनस का निशान, A की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अब B के लिए लिखना है, बराबर का निशान लगाएं, बराबर का निशान लगाया। B क्या है, पहले तो ये सोचना है अभिकारक है या उत्पाद है। तो B अभिकारक है तो निशान माइनस का, गुना में कोई डिजिट है नहीं, छोड़ दो। B की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय बराबर C पर आए।
सी क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है तो निशान प्लस का लगाएं चाहे ना लगाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई निशान नहीं लगाया तो वो प्लस का ही होगा। और गुना वाली राशि भाग में लें, 1/3 सी की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो इस प्रकार औसत वेग की गणना कर ली जाती है। तो कोई समीकरण दी होगी तो इसी हिसाब से। ऐसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, जैसे मेरे को दे दिया गया N2 + 3H2 रिवर्सिबल 2NH3 अमोनिया निर्माण दे दिया गया। N2 + 3H2 रिवर्सिबल 2NH3, इसका औसत वेग लिखना है। तो सबसे पहले N2 क्या है, अभिकारक है। अभिकारक तो निशान माइनस का, गुना में कोई डिजिट है नहीं, छोड़ दें। N2 की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय बराबर H2 क्या है, अभिकारक है, माइनस का निशान लगाएं, गुना वाली राशि बटे में लाएं। H2 की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय। अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय। तो H2 है तो H2 की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय बराबर NH3 क्या है, उत्पाद है, प्लस का निशान लगाएं, गुना वाली राशि बटे में लाएं। NH3 की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय। तो इस प्रकार हम किसी भी अभिक्रिया के लिए वेग का जो फार्मूले हैं वो तैयार कर सकते हैं। हमारी बुक्स में न्यूमेरिकल इसी बेस पे दिया होता है, इन्हीं फार्मूलों के बेस पे दिया होता है, लेकिन हम जो तरीका लगाएंगे वो बिल्कुल अलग होगा, उसमें फार्मूले का यूज़ आपको नहीं करना होगा। 12th स्टूडेंट से फिर मैं निवेदन करूंगा, इसमें मैंने कंपैरेटिव फोकस पर ही ध्यान रखा है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग जो है क्विकली आंसर निकालना सीख सकें कि क्विकली आंसर कैसे निकालते हैं। कई बार क्वेश्चन 1 नंबर का आता है लेकिन हमारे को डिटेल मेथड पता होता है, तो वो डिटेल मेथड करने के लिए हमारे को 20 मिनट लग जाते हैं, 15 मिनट लग जाते हैं, 10 मिनट लग जाते हैं, जबकि काम जो होता है वो 1 मिनट या आधे मिनट का होता है। तो इसलिए आप पूरा क्लियर करें बात को। अब मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा इस पर, फिर कुछ न्यूमेरिकल करने के लिए दूंगा, तो वो आपने करके देखने, फिर कल हम उसको डिस्कस करेंगे। बात करें हम औसत वेग की। अब औसत वेग के न्यूमेरिकल हमने डिस्कस करने हैं, लेकिन न्यूमेरिकल डिस्कस करने से पहले इसकी विमा व मात्रक देख ले, फिर हम इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। विमा व मात्रक, औसत वेग की विमा व मात्रक। तो औसत वेग क्या था, अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय। तो सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय, तो सांद्रता बट्टे समय, ऊपर था सांद्रता में परिवर्तन और नीचे था परिवर्तन में लगा समय, तो सांद्रता बटे समय, ये इसकी विमा बन गई। अब समय को ऊपर ले जाएं अगर, तो नीचे जो पावर प्लस में होती है वो ऊपर जाके पावर माइनस में हो जाती है। जैसे इसकी पावर 1 है तो ऊपर जाके वो पावर -1 हो जाएगी। तो इसकी जब हम विमा लिखेंगे तो सांद्रता समय इन्वर्स लिखेंगे, सांद्रता समय इन्वर्स, क्योंकि जो पावर नीचे 1 थी वो ऊपर जाके पावर -1 हो जाएगी, तो ये बन जाएगा सांद्रता समय इन्वर्स। तो ये बन गई औसत वेग की विमा। अब हमने मात्रक निकालना है, तो सांद्रता का जो मात्रक होता है, सांद्रता का मात्रक ये होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। लीटर को ऊपर ले जाएं, लीटर इनवर्स बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मोल लीटर इनवर्स, क्योंकि ये लीटर की पावर 1 है, ऊपर आके -1 हो जाएगी। और जो समय का मात्रक होता है वो होता है सेकंड। समय को हम लोग सेकंड, मिनट या घंटों में मापते हैं। तो जो सांद्रता का मात्रक है वो मोल लीटर इनवर्स है, और जो समय का मात्रक है वो सेकंड है। अब सांद्रता की जगह सांद्रता का मात्रक लिख दें, समय की जगह समय का मात्रक लिख दें, तो आपके वेग का मात्रक बन जाएगा। अब सांद्रता की जगह मैं सांद्रता का मात्रक लिख रहा हूँ, तो सांद्रता का मात्रक क्या है, मोल
लीटर इनवर्स। सांद्रता की जगह सांद्रता का मात्रक पुट कर दिया। समय का मात्रक क्या है? सेकंड। तो समय की जगह मैंने समय का मात्रक पुट कर दिया सेकंड, और समय पर इनवर्स है तो सेकंड पर भी इनवर्स लगा देना है। तो इस प्रकार आपके पास जो औसत वेग का मात्रक बना वो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि औसत वेग का मात्रक क्या है। तो औसत वेग का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। अब न्यूमेरिकल देखें इसके। न्यूमेरिकल कैसे पुट होंगे? जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया, अभिक्रिया 2A प्लस बी इक्वल टू 3C। 2A प्लस बी इक्वल टू 3C में ए के लुप्त होने का वेग, ए के लुप्त होने का वेग, लुप्त होना क्यों लगाया है हमने? लुप्त मतलब खत्म होना, तो ए अभिकारक है तो धीरे धीरे खत्म होएगा। तो अभिक्रिया 2A प्लस बी इक्वल टू 3C में ए के लुप्त होने का वेग बराबर 2 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। तो बी के लुप्त होने व सी के बनने का वेग क्या होगा? ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया। 2A प्लस बी इक्वल टू 3C में ए के लुप्त होने का वेग 2 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। तो बी के लुप्त होने व सी के बनने का वेग क्या होगा? अगर आप कोई गाइड फॉलो कर रहे हैं या बुक फॉलो कर रहे हैं तो बुक इसको आधे पेज में करेगी और हम जस्ट आधी लाइन में उत्तर निकाल देंगे इसका। कैसे? ये दिया 2A प्लस बी इक्वल टू 3C। मैं जो अभिकारक दिए ए को प्रतिस्थापित कर रहा हूँ टॉफी से, तो ये हो गई 2 टॉफी प्लस बी कितने दिए? 1, तो 1 टॉफी बराबर 3 टॉफी। सी जो भी अभिकारक हैं ए बी और सी, इसकी जगह मैंने टॉफी लिख दिया। तो 2 टॉफी खाने वाली जो टॉफी होती है, 2 टॉफी प्लस ये बी कितने? 1 ही है, तो 1 टॉफी इक्वल टू 3 टॉफी। अब आपको ए के लुप्त होने का वेग दिया कितना? 2 × 10⁻³ तो ए कौन सा था? ये वाला। तो ये आपको बता दिया गया क्या? 2 × 10⁻³ और ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया गया। ये आपको ज्ञात करना है। अब आप देखें, जब 2 टॉफी 2 रुपए की आती है, 2 टॉफी 2 रुपए की आती है, तो 1 टॉफी कितने रुपए की आएगी? कॉमन सी बात है, 2 टॉफी 2 रुपए की है तो 1 टॉफी कितने रुपए की होगी? 1 रुपए की। तो ये बी का वेग निकल गया आपके पास। 2 टॉफी 2 रुपए की आती है तो 1 टॉफी 1 रुपए की आएगी, और 3 टॉफी कितने रुपए की आएंगी? 3 रुपए की आएंगी। तो ये सी का वेग निकल गया आपके पास। तो ये आपके आंसर आ गए, बी के लुप्त होने और सी के बनने का वेग। तो बहुत ही इजी मेथड है, किसी मर्जी इक्वेशन पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं, हर इक्वेशन पे आपका उत्तर निकलेगा। जैसे और एग्जांपल देखें, ये मेरे को दे दिया गया 2A प्लस बी इक्वल टू 3C। तो ये मैंने लिख दिया 2 टॉफी, ये हो गई 1 टॉफी और ये हो गई 3 टॉफी। तो समीकरण देख के आप लोग जो ए बी सी दिए होंगे या जो और N2 H2 दिए होंगे उनकी जगह टॉफी लिख दें। अब मेरे को कहा बी के लुप्त होने का वेग 3 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। बी के लुप्त होने का वेग 3 × 10⁻³ तो यानी 1 टॉफी 3 रुपए की आती है, 1 टॉफी 3 रुपए की आती है, तो 2 टॉफी कितने रुपए की आएंगी बताओ? 2 टॉफी आएंगी 6 रुपए की। तो 3 टॉफी कितने रुपए की आएंगी? 9 रुपए की। तो इस प्रकार आपके आंसर निकल गए। ए के लुप्त होने का वेग 6 × 10⁻³, सी के लुप्त होने का वेग सी के बनने का वेग 9 × 10⁻³ तो बहुत ही आसान मेथड है, कुछ भी नहीं करना है आपने। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ आपको, फिर आप लोगों को करने के लिए एग्जाम्पल दूंगा
और आप लोग करके देखेंगे। फिर शाम को इसका अगला टॉपिक अपलोड किया जाएगा, तो वो फिर आप लोग टैली कर लेना कि कहीं जो आपने आंसर निकाले उनमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। 2a + b = 3c। तो यहाँ टॉफ़ी लिख देना, 2 टॉफ़ी, ये 1 टॉफ़ी, ये 3 टॉफ़ी। अब मेरे को बता दिया गया कि a के लुप्त होने का जो वेग है वो 1.2 है। पॉइंटों में भी दे सकता है, 1.2 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। तो यानी 2 टॉफ़ी 1 रुपये 20 पैसे की आती हैं। 2 टॉफ़ी 1 रुपये 20 पैसे की आती हैं। तो 1 टॉफ़ी कितने रुपए की आएगी? 2 टॉफ़ी 1 रुपये 20 पैसे की है, तो 1 टॉफ़ी आएगी 60 पैसे की। -2 है तो -2 ही रहने दें। क्लियर? 2 टॉफ़ी 1 रुपये 20 पैसे की है तो 1 टॉफ़ी 60 पैसे की होगी। और 3 टॉफ़ी जो होंगी वो 1 रुपये 80 पैसे की होंगी। 1 रुपये 80 पैसे की होंगी। तो ये आपके उत्तर निकल गए सारे। पॉइंटों में दिया हो तो पॉइंटों के हिसाब से सोचें। जब 2 टॉफ़ी 1 रुपये 20 पैसे की है तो 1 टॉफ़ी 60 पैसे की होगी और 3 टॉफ़ी 1 रुपया 80 पैसे की हो जाएगी। तो ए का वेग भी निकल जाएगा, सी का वेग भी निकल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा काम है। अब आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, समीकरण यही रख रहा हूँ। 2a + b = 3c। अब क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये दे दिया गया आपको 1.4 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और ये क्वेश्चन मार्क है। यानी बी के लुप्त होने और सी के बनने का वेग आपने निकालना है। ए के लुप्त होने का वेग आपको दिया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, ये दे दिया गया आपको 3 × 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। बी के लुप्त होने और सी के बनने का वेग आपने निकालना है। तीसरा क्वेश्चन, सी के बनने का वेग आपको दे दिया गया 6 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो बी के लुप्त होने और ए के लुप्त होने का वेग आपने ज्ञात करना है। तो ये 3 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। फिर अगला टॉपिक अपलोड करने से पहले इन तीनों को डिस्कस करेंगे और फिर चलेंगे हम आगे की ओर। तो यदि स्टूडेंट्स आपको न्यूमेरिकल करने का मेथड अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह हर चैप्टर के न्यूमेरिकल बिल्कुल शॉर्ट में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के फोकस पर मैं आपको करवा दूंगा। और 12th के लिए मैं इसका वीडियो अपलोड करूंगा अलग से, जिसमें डिटेल मेथड दिया होगा। क्योंकि जट का एग्ज़ाम जो है वो 29 सितंबर को होने जा रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं बिल्कुल शॉर्ट में आंसर निकालने के मेथड दे रहा हूं, ताकि स्टूडेंट्स जो जट के एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, ICAR के एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, वो जो है नीट का एग्ज़ाम आगे आना है, तो वो क्विकली अपने आंसर जो है वो सोल्व कर सकें। तो यदि फिर निवेदन करूँगा कि जुड़े रहें आप, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इसी तरह आपको जो न्यूमेरिकल मेथड होंगे, शायद बहुत से स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल छोड़े भी होंगे, लेकिन अब आपको एक एक न्यूमेरिकल करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।